अशोकनगर गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रामू पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। वो अपने माँ बाप का इकलौता था, इसलिए उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। हालांकि वे बहुत गरीब थे, फिर भी रामू की हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। गांव में रामू के बहुत से दोस्त थे और सभी के सभी अमीर घर से थे। वो सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाते और तो और पढ़ाई लिखाई के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती झट से उनके सामने आ जाती। सभी बच्चे अपने घरों में कुर्सी मेज़ पर पढ़ा करते थे, लेकिन रामू के पास पढ़ने के लिए कुर्सी मेज़ नहीं था। एक दिन रामू उदास बैठा हुआ था। रामू की माँ ने रामू को पहली बार उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। बेटा रामू, तुम उदास क्यों हो? नहीं मम्मी, मैं उदास नहीं हूँ। रामू की माँ समझ गई कि जरूर कोई बात है, लेकिन रामू मुझे बता नहीं रहा है। ऐसा सोचकर रामू की माँ ने फिर रामू से पूछा तो रामू ने अपने दुखी होने का कारण माँ को बताया। रामू की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, अच्छा, तुम्हें पढ़ने के लिए कुर्सी मेज चाहिए? बस इतनी छोटी सी बात। चलो तुम्हारे लिए आज ही कुर्सी मेज ले आते हैं। रामू अपने मम्मी पापा के साथ जाकर कुर्सी मेज खरीदता है और उसे अपने कमरे में रखकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही एक ही झटके में सारी पुस्तकें उसको याद हो जाती हैं और अगले ही दिन जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के शिक्षक उसकी प्रतिभा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक रात में इतना बदलाव कैसे हो गया? स्कूल के प्रिंसिपल रामू के मम्मी पापा को स्कूल में बुलाते हैं और पुरस्कृत करते हुए पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जो रामू एक ही रात में पढ़ने में इतना तेज हो गया? वैसे तो मेरा रामू रोज ही पढ़ता है। एक तो स्कूल में अच्छे शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना और उसके बाद उन्हीं पढ़ी हुई चीजों को घर पर आकर पढ़ना, यही सब चीजें तो रामू को तेज बनाती हैं। और उस रात रामू फिर से पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठता है। रामू के बैठते ही कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। रामू डर कर कुर्सी से नीचे गिर जाता है। कुर्सी का एक पाया रामू के सीने पर आ जाता है और रामू के सीने में दर्द होने लगता है। रामू जोर से चिल्लाता है, मम्मी, कुर्सी को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं दम गया हूँ, जल्दी आओ। रामू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर भागी भागी आती है और एक ही झटके में कुर्सी को उसके ऊपर से हटा देती है। रामू क्रोध की वजह से खिड़की के रास्ते कुर्सी को नीचे फेंक देता है। 3 मंजिल से नीचे गिरने के बाद कुर्सी टूट जाती है। रामू के ऐसा करते ही उसकी माँ गुस्से से भर जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी कुर्सी लेकर आई और तुमने एक ही झटके में उसे फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भूतिया कुर्सी, इसने तो मुझे मार ही दिया होता अगर तुम नहीं आए होती तो। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि कुर्सी अपने आप घर में आकर चलने लगती है। चलती हुई कुर्सी को देखकर रामू के साथ साथ उसकी माँ भी डर जाती है और उस दुकानदार के पास जाती है जहाँ से उन्होंने कुर्सी खरीदी थी। दुकानदार के पास पहुँचने के बाद कहती हैं, भैया, आप अपनी कुर्सी वापस ले लो। बहन जी, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। ठीक है, मुझे पैसे भले मत दो, मगर ये कुर्सी ले लो। मैं ये कुर्सी वापस नहीं ले जाऊंगी। और इतना कहकर रामू की माँ कुर्सी को छोड़कर चल देती है। लेकिन घर आते ही वे दोनों देखते हैं कि कुर्सी छत के ऊपर लगी हुई है। इतना देखकर राजू गुस्से से लाल हो जाता है और कुर्सी में आग लगा देता है। आग लगते ही कुर्सी के बीच से एक भूत प्रकट होता है और कहता है, मैं आग से जलने वाला नहीं हूँ, मेरे शरीर में आग ही आग भरी हुई है। मुझे आग में ही जलाकर मारा गया था। तुम्हारे पापा ने मुझे कुर्सी में बांधकर आग लगा दिया था। मैं एक आतंकवादी था। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारे घर में घुस गया था और अंदर से दरवाज़ा बंद करके पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। बहुत सारे पुलिस वालों को मैंने मार दिया था, लेकिन जब मेरी गोलियां ख़त्म हो गई तो तुम्हारे देशभक्त पापा ने मुझे कुर्सी में बांधकर आग से जला दिया। तभी से मैं बदले की भावना से जल रहा हूँ और अब मैं अपना बदला पूरा करके ही मानूंगा। जिस तरह मेरी बीवी और बच्चे मेरे अभाव में तड़प रहे होंगे, उसी तरह तुम दोनों को भी मैं तड़पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो भूत कुर्सी के रूप में बदल जाता है। रामू की मम्मी सारी घटना को फोन पर अपने पति से बताती है और कहती है, आप सावधान रहना और घर पर मत आना।
फोन पर पत्नी से सारी बात सुनने के बाद रामू के पापा रास्ते में ही एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को सारी घटना के बारे में बताते हैं। घटना के बारे में सुनने के बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम यहाँ से सीधे बाजार जाओ और जो जो मैंने सामग्री बताई है सब बाजार से खरीद कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामू के पापा तांत्रिक द्वारा बताई गई सभी सामग्रियों को खरीदते हैं और बाबा के साथ अपने घर की तरफ चल देते हैं। तांत्रिक घर के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाता है और भूत को पास बुलाने के लिए साधना शुरू कर देता है। ओम ऐं क्लीं ओम फट स्वाहा, ओम ऐं क्लीं ओम फट स्वाहा। आंख मूंद कर तांत्रिक के 3-4 बार मंत्र पढ़ते ही कुर्सी तांत्रिक के पास आने लगती है। कुर्सी को अपनी तरफ आता देख तांत्रिक कुर्सी को मंत्र के द्वारा बांध देता है और उसके बाद कुर्सी के अंदर से भूत बाहर आता है। पर भूत के बाहर आते ही उसके हाथ और पैर को तांत्रिक मंत्रों द्वारा बांध देता है और राजू के पापा से कहता है, ये आग में जलने वाला नहीं है, इसे मिट्टी के नीचे दबाना होगा क्योंकि इसका नाम अब्दुल करीम है। कब्र में दफनाने के बाद ही इसकी आत्मा शांत होगी। तांत्रिक और राजू के पापा मिलकर उसे कब्र में दफना देते हैं और उसके बाद कुर्सी भी गायब हो जाती है। कहानी भूत या कुत्ता। पिंटू और पिंटू के पापा मॉर्निंग वॉक से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सुंदर कुत्ता दिखाई देता है। पापा पापा ये देखो कुत्ता कितना सुंदर है, चलो ना पापा इसे घर ले चलो। बेटा ये कुत्ता किसी का पालतू है, जब हम बाजार चलेंगे तो वहां से एक प्यारा सा कुत्ता खरीद कर लाएंगे। लेकिन पिंटू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार पिंटू के पापा उस कुत्ते को लेकर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कुत्ता पिंटू से इतना घुल मिल जाता है कि जैसे पिंटू को कब से जानता हो। देखा पापा ये कुत्ता कितना प्यारा है, अगर ये किसी का कुत्ता होता तो कोई न कोई जरूर इसे खोजते हुए आता। पिंटू और कुत्ता खूब मस्ती करते, खेलते कूदते और बड़े ही प्यार से रहते। पिंटू तो उस कुत्ते को सिर्फ एक जानवर समझ रहा था, लेकिन असलियत में वो एक भूत था। रात के 12 बजे कुत्ता घर से निकलता, आदमी का रूप बनाकर अमीर लोगों के घर जाता। जिस घर में अच्छी नस्ल के कुत्ते रहते, वो कुत्ता उन अमीर घर के कुत्तों को काटकर मार डालता। पूरे इलाके में हाहाकार और पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को जल्द से जल्द कुत्तों के कातिल का पता लगाने के लिए बोलता है। पुलिस रात को पहरा देना शुरू कर देती है, लेकिन कुत्तों की हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। और एक दिन रात के 12 बजे अचानक से पिंटू की आंख खुलती है और वो अपने कुत्ते को घर से बाहर जाता हुआ देखता है। पिंटू अपने पापा के पास जाकर कुत्ते के जाने की बात कहता है। पिंटू के पापा पिंटू के साथ कुत्ते को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपना कुत्ता एक धनी आदमी के घर में जाता हुआ दिखाई देता है। पिंटू बेटा चलो हम उसके पीछे चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। पिंटू के पापा और पिंटू अपने कुत्ते के पीछे पीछे घर के गेट तक पहुंचते हैं। गेट पर चौकीदार सोया हुआ रहता है। कुत्ता गेट के नीचे से अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही आदमी बन जाता है। उस आदमी का शरीर हरा हो जाता है और उसके पैर उल्टे रहते हैं। अब वो भूत बन चुका कुत्ता घर के बंधे हुए कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है। ये देख पिंटू के पापा सारा माजरा समझ जाते हैं कि कुत्तों को मारने वाला कोई और नहीं, यही है। अब पिंटू के पापा थाने में फोन करके सारी बात बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके अंदर वो भूत कुत्ते का खून पी रहा होता है। तुम जो भी हो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर के कई बार बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। अब हमारे सिपाही अंदर जा रहे हैं और तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे।
इतना कहकर इंस्पेक्टर सिपाहियों को आदेश देता है और सिपाही गेट के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि सामने वो आदमी खड़ा है जिसने कुत्ते को मारा। उसके मुंह पर खून ही खून लगा हुआ है। सिपाही उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन जब उसकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ती है तो वो डर जाता है। भाई, इसके तो पैर उल्टे हैं। ये कोई इंसान नहीं, ये भूत है, भूत। इस पर किसी गोली का असर नहीं होगा। चलो यहां से चलते हैं। अरे कोई भूत वूत नहीं होता। अभी मैं इसको मौत के घाट उतारता हूँ। ओए हत्यारे, मरने के लिए तैयार हो जा। तू दूसरों को तो नकली उल्टे पैर लगाकर डरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इतना कहकर वो सिपाही गोली चला देता है, लेकिन ये क्या, गोली तो उस हत्यारे के आर पार हो जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, ये भूत ही है। अब तो मानेगा ना मेरी बात। चल भाग, चल यहां से। इतना कहकर सिपाही भागने लगते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। उनके पैर जाम हो चुके हैं। पहला सिपाही अब समझ जाता है कि उनका मरना निश्चित है। दूसरा सिपाही अभी भी भूत पर गोली चलाता है और इतने में वो भूत आकर सामने खड़ा हो जाता है और दूसरे सिपाही की गर्दन काट देता है। अपने साथी सिपाही की गर्दन कटता देख पहला सिपाही और भी डर जाता है। धीरे धीरे वो भूत पहले सिपाही को छोड़कर सभी सिपाहियों की गर्दन काट देता है और अंत में बचे हुए सिपाही के पास पहुंचता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुझे मेरे बारे में पता चल गया था और तू बार बार यहां से जाने के लिए बोल रहा था। मुझे मेरे काम में रुकावट डालने वाले पसंद नहीं। तूने अपने साथियों को समझाया, लेकिन किसी ने तेरी बात नहीं मानी और सबको मैंने मार डाला। अब बता, तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तुम इतने ही अच्छे हो तो हत्या करना छोड़ क्यों नहीं देते? मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं तो केवल बड़े घर के कुत्तों को मारना चाहता था। तुम बड़े घर के कुत्तों को क्यों मारना चाहते थे? उन कुत्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मैं जिंदा था तो मेरे पास विदेशी नस्ल के कुत्ते रहते थे और मैं उनके बच्चों को बेचकर अपना व्यवसाय चलाता था। एक बार क्या हुआ कि कुत्तों की बीमारी ऐसी आई कि मैंने जितने भी बच्चे बेचे थे वो सब बीमारी की चपेट में आकर मर गए और जो लोग बच्चे खरीद कर ले गए थे सभी लोगों ने मुझे बहुत मारा। बल्कि मैंने उन्हें उनका पैसा लौटाने के लिए बोला था, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और ज्यादा खून बहने की वजह से मैं मर गया। जब मैं मर गया तो इन लोगों ने मुझे मेरे घर के पास ही गाड़ दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा और तुम्हें मुक्ति भी दिलवाऊंगा। इतना कहकर सिपाही भूत के घर जाता है और जमीन खोदकर उसके कंकाल को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूत को मुक्ति मिल जाती है और सभी लोगों को शांति।